जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेआरएस पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समुद्री जलधाराएं या महासागरीय जलधाराएं। और ये आपको 3 वीडियो में मिलेगा। प्रशांत महासागर की जलधारा अलग वीडियो में, हिंद महासागर की जलधारा अलग वीडियो में और अटलांटिक महासागर की जलधारा अलग वीडियो में मिलेगी, ताकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप आसानी से देख लोगे और आपको मजा भी आएगा कि एक एक करके छोटा छोटा आपको तैयार हो गया। अब बात आती है कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। दूसरा, किस महासागर में चलती है, प्रशांत में चलती है, हिंद में चलती है या अटलांटिक में चलती है। तीसरा, उत्तरी प्रशांत में चलती है कि दक्षिणी प्रशांत में चलती है, पूर्वी प्रशांत में चलती है कि पश्चिमी प्रशांत में चलती है, उत्तरी हिंद में चलती है कि दक्षिणी हिंद महासागर में चलती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। तीसरा, महाद्वीप के किस कोस्ट पर चलती है। तो ये क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा इनका प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आता है। साथ में इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन उत्पत्ति में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको पता चलेगा महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक, लेकिन यहां मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि ये गर्म और ठंडी हैं, आप कैसे पहचानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए, ये है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, और ये है पोल यानी ध्रुव। नीचे भी, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। ठीक, और आप सभी को पता है कि इक्वेटर पर सूरज की किरणें, विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें 2 बार सीधी चमकती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और पूरे वर्ष लगभग इस भाग का तापमान अधिक रहता है, और तापमान अधिक होने की वजह से इस भाग में जो सागरी जल होगा उसका भी तापमान अन्य भागों की तुलना में अधिक होगा। और यहां का सागरी जल कहीं भी मूव करके जाएगा, कहीं भी गतिमान होकर जाएगा तो वो गर्म जल ही लेके जाएगा। यानी कि अगर भूमध्य रेखा से कोई जल जा रहा है तो वो गर्म जल होगा, और वो धारा कैसी होगी, गर्म जल धारा होगी। ठीक, भूमध्य रेखा से कोई भी जल जा रहा है वो कैसी होगी, गर्म, इसलिए वो गर्म जल धारा। आपको पता है ध्रुव पर हमेशा मौसम ठंडा होता है, तापमान कम होता है, तो यहाँ का जल भी ठंडा होगा। इसका मतलब ध्रुवों से अगर कोई जलधारा आएगी, ध्रुवों से कोई भी जलधारा आएगी तो वो ठंडी जलधारा होगी। यहाँ का जल ठंडा है और ये जलधारा आएगी तो ठंडी जलधारा होगी, यहां से जलधारा जाएगी तो ठंडी जलधारा होगी। अब आपके मन में ये बार बार आ रहा होगा, जलधारा क्यों बार बार बोल रहे हैं। तो ये मान लीजिए पूरा वाइट जो बोर्ड दिख रहा है आपको, डिजिटल बोर्ड जो दिख रहा है, ये व्हाइट पार्ट, ये जल है, और इसी में नदी के समान जल प्रवाहित हो रहा है। बाकी ये जल शांत है, हल्का फुल्का मूवमेंट हो रहा है, अलग बात है। ये जल शांत है, इधर जल शांत है, और ये भाग बढ़ा चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नदी के समान जल चला जा रहा है। इसे ही कहा जाता है जलधारा। तो आप ये समझ गए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जल जा रहा है तो वो गर्म होगा, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है तो ठंडा होगा। और यहां एक चीज और समझना है, अगर मैं इसी को कह दूं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर अगर जल जा रहा है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, तो गर्म जलधारा होगा। और उच्च अक्षांश से हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की ओर आ रहा, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जलधारा आ रही है तो वो ठंडी जलधारा होगी। ठीक, और इसको ये इस तरह भी समझिए, मान लीजिए ये 30 अंश अक्षांश का क्षेत्र है, और 30 अंश अक्षांश से अगर ध्रुवों की ओर जल जा रहा है तो ये गर्म जलधारा है। ठीक, और 30 अंश अक्षांश से ही अगर भूमध्य रेखा की ओर आ रहा तो ये ठंडी होगी, और इसका उदाहरण आपको मिलेगा कनारी जलधारा के रूप में। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि कौन सी जलधारा गर्म होगी और कौन सी जलधारा ठंडी होगी, और इसे हम मानचित्र में आसानी से समझेंगे। चलिए देखते हैं। आपको ये मैप दिख रहा है, और इस मैप में ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये एशिया का पूर्वी भाग, ईस्टर्न एशिया।
और इसके बीच में है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। और अगर यही मैं बात करूं आपसे कि ये है भूमध्य रेखा, ये जो लाइन है ये भूमध्य रेखा है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि यहां का जल गर्म होगा। अब ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा पर समुद्री जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है आपको समझ में आएगा। आप अगर पिछली जो लाइव क्लास हुई थी चैनल में पड़ी होगी, आप देख लीजिएगा, वहां मैं बताया भी हूं कि ये है उत्तर की व्यापारिक पवन, ठीक, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये है दक्षिण की व्यापारिक पवन, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक। अब दोनों ही व्यापारिक पवनें आती हैं और ये रीजन ITCZ कहा जाता है, पीछे मैं बता भी चुका हूं पिछली कुछ वीडियोस में। तो ये हवाएं आती हैं, इधर से ये हवा आ रही है और सागर की सतह पे, महासागर की सतह पे ये चल रही है। जब ये ऐसे जाएगी तो जल के ऊपर घर्षण देगी और उस घर्षण के फलस्वरूप जो जली भाग है वो गतिमान हो जाएगा, ठीक। तो इनके घर्षण की वजह से ये जली भाग जो कि गर्म है वो गतिमान हो गया और यहां पर जलधारा की उत्पत्ति हो गई। तो यहां जो जलधारा की उत्पत्ति हुई, एक कारण तो ये हुआ और एक कारण और है पृथ्वी की घूर्णन गति, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पे रोटेट करती है। अब रोटेशन इतनी तेज होता है कि जल पृथ्वी के घूमने का साथ नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जल पीछे छूटता चला जाता है। जस्ट एग्जांपल, अगर हाथ में आप पानी की कुछ बूंदे रख लो और हाथ को तेजी से आगे करो तो आप देखोगे जल पीछे चला आएगा, और जल पीछे आने का कारण होता है हवा का दबाव। लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं, बस ये समझिए हाथ में अगर हम जल रख दें और तेजी से आगे हाथ करें तो जल पीछे चला आएगा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति का साथ न दे पाने के कारण जली भाग पीछे की ओर मूव कर जाता है और एक जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो इन दो कारणों से भूमध्य रेखा के दोनों ओर जलधाराओं की उत्पत्ति होती है और भूमध्य रेखा के जो उत्तर की जलधारा होती है उसे कहा जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा, और जो दक्षिण का है वो साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिण विषुवतरेखी जलधारा, ठीक। दो जलधाराओं का नाम आपको पता चल गया, उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा, और दोनों ही गर्म जलधाराएं हैं। अब दोनों ही जलधाराएं व्यापारिक पवनों के प्रभाव में ये आगे बढ़ रही हैं। देखिए, उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा आ रही है, इसके रास्ते में कोई रुकावट अभी तक नहीं आई, लेकिन दक्षिणी विषुवतरेखी जलधारा जो आ रही है उसके रास्ते में मिल गया पापुआ न्यू गिनी, और यहां इसका जल टकराया और जल स्तर ऊंचा हो गया। इस रीजन में क्या हो गया, जल स्तर ऊंचा हो गया, जिसकी वजह से दक्षिणी विषुवतरेखी धारा है ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो चला जाता है इधर उत्तरी गोलार्ध की ओर और दूसरा चला आता है ऑस्ट्रेलिया की ओर, ठीक। अब उत्तरी गोलार्ध की ओर की कहानी हम समझेंगे, लेकिन यहां पर एक कहानी और समझते हैं। क्योंकि यहां जल स्तर ऊपर हो गया है, जल स्तर ऊंचा हो गया है और यहां से जल प्रवाहित होकर इधर आया है, इसका मतलब इस भाग का जल स्तर नीचे हो गया, ढाल ऐसे बन गया है, इधर का भाग ऊंचा और इधर का भाग नीचे, ढाल ऐसे बन गया है। तो इस ऊंचे जल स्तर वाले भाग से इस नीचे जल स्तर वाले भाग की ओर जल प्रवाहित होना शुरू होता है, जिसे कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जिसे कहा जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, यानी प्रतिविषुवतरेखी धारा, प्रतिविषुवतरेखी धारा, ठीक। तो आपको तीन जलधाराओं के बारे में पता चल गया, उत्तरी विषुवतरेखी धारा, दक्षिणी विषुवतरेखी धारा और प्रतिविषुवतरेखी धारा। और यही प्रतिविषुवतरेखी धारा है जो फाइनली अल नीनो का रूप लेती है, एल नीनो, ठीक, एल नीनो का रूप लेती है। और ये एल नीनो हमारे भारत में, ऑस्ट्रेलिया में सूखा लाने का काम करता है। इसके बारे में वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पे चाहो तो आप देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उत्तरी विषुवतरेखी धारा के साथ। अब देखिए, ये जल आगे बढ़ रहा है, उत्तरी विषुवतरेखी धारा का भी जल और दक्षिण विषुवतरेखी धारा का कुछ जल आगे बढ़ रहा है और इन द्वीपों से टकराते हुए ये आगे जा रहा है, ठीक। और ये सभी जलीय भाग जो गर्म जल है आगे बढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं क्यूरोसियो,
क्यूरोसियो। क्यूरोसियो, ठीक। अब देखिए क्यूरोसियो कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। अब क्यूरोसियो यहां से आगे बढ़ी इंडोनेशिया के तट के आसपास से फिलीपींस तट मिलेगा, उसके बाद आगे ताइवान मिलेगा और यहां से ये आगे बढ़ती है और ये जलधारा क्या है, क्यूरोसियो है। अब ये आगे ताइवान का एक द्वीप है जिसका नाम है रिक्क्यू। ताइवान का एक द्वीप है जिसका नाम है रिक्क्यू। रिक्क्यू से क्यूरोसियो जलधारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। रिक्क्यू से, यहाँ रिक्क्यू आइलैंड है, यहां से दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक चली जाती है जापान सागर में और दूसरी चली जाती है जापान के पूरब की ओर। दो जलधाराएं बन गई। तो जो जलधारा जापान सागर में जाती है इसका नाम है सुसीमा जलधारा। सुसीमा, ठीक। अब दूसरी, ये जो दूसरी जलधारा है जो जापान के पूर्वी भाग में प्रवाहित हो रही है उसे कहा जाता है क्यूरोसियो प्रसार। क्यूरोसियो प्रसार यानी क्यूरोसियो एक्सटेंशन, ठीक। तो यहां से चली जो जलधारा थी यहां पर बन गई थी क्यूरोसियो और क्यूरोसियो आगे बढ़ती गई और यहां पर मिल गया ताइवान का एक द्वीप जिसका एक द्वीप समूह है, ताइवान का भाग है वो रिक्क्यू। और रिक्क्यू से ये दो भागों में बढ़ गई। एक भाग चला गया जापान सागर में और उसे कहा गया सुसीमा और दूसरा भाग जापान के पूर्वी तट की ओर प्रवाहित हो रहा है जिसे कहा गया क्यूरोसियो प्रसार या क्यूरोसियो एक्सटेंशन, ठीक। अब ध्यान देना है यहां पर कि क्यूरोसियो प्रसार और ये सुसीमा और क्यूरोसियो ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। ये सभी क्या है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही हैं, इसलिए सभी क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। दूसरी ओर देखिए ध्रुवों की ओर से एक जलधारा आती है जो कि ठंडी जलधारा है। ध्रुवों की ओर से एक जलधारा आती है जो कि ठंडी जलधारा है और इसका नाम है ओयोसियो। ओयोसियो, ठीक। इधर मैं लिख देता हूं ओयोसियो, इंग्लिश वाला इधर लिख दिया, हिंदी इधर लिख दिया, ओयोसियो। अब देखिए क्यूरोसियो इधर से और इधर से आगे बढ़ा और होक्काइडो द्वीप के पास, सखालीन के नीचे होक्काइडो द्वीप के पास ओयोसियो और क्यूरोसियो का मिलन हो जाता है। और जब ओयोसियो और क्यूरोसियो मिलते हैं तो यहां उपस्थित होता है तापीय प्रतिलोमन, टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसकी वजह से इस रीजन में कोहरा पड़ता है। कोहरा पड़ेगा और जलीय यातायात के लिए परेशानी उपलब्ध कराएगा। लेकिन यहां पर कोहरा पड़ने के कारण यहां पर फाइटोप्लैंक्टन का खूब विकास होता है। उस फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए जू प्लैंक्टन आते हैं, मछलियां आती हैं और बड़ी मात्रा में यहां मत्स्य गहन क्षेत्र है, यहां मछली मार सकते हो आप, ठीक। तो आपको पता चल गया क्यूरोसियो, क्यूरोसियो प्रसार, सुसीमा जलधारा सब गर्म और ओयोसियो जो कि ठंडी जलधारा है। ओयोसियो को ही क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं। ओयोसियो को ही क्यूराइल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा, ठीक। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा ये जो क्यूरोसियो जलधारा है, क्यूरोसियो प्रसार जो है ये आगे बढ़ता है, ठीक। और आगे बढ़ते हुए एक नया नाम पा जाता है जिसका नाम है उत्तरी प्रशांत धारा। क्या नाम इसका, उत्तरी प्रशांत धारा, नॉर्थ पैसिफिक करंट नाम दिया गया इसका, नॉर्थ पैसिफिक करंट। अब ये नॉर्थ पैसिफिक करंट आगे बढ़ता है और ये पहुंच जाता है उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र में। उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र में होता क्या है, यहां जल स्तर ऊपर होता है क्योंकि यहां पर
हवाएं ऊपर उठती हैं, जिसकी वजह से जल स्तर भी ऊपर हो जाता है, दबाव कम होने के कारण, वायु दाब कम होने के कारण, क्योंकि हवा जब ऊपर उठेगी तो उस जगह पर वायु दाब कम होगा, जिसकी वजह से जल स्तर ऊंचा होता है। अब उपध्रुवी निम्न वायु दाब क्षेत्र में पहुंचने के कारण ये जल स्तर ऊपर हो गया, तो ये जल स्तर जहां ऊपर हुआ है यहां से ये दो भाग में बट जाती है, यानी उत्तरी प्रशांत धारा, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक चली जाती है अलास्का की, ठीक, तो इसे कहा जाता है अलास्का करंट, अलास्का धारा। अलास्का करंट, ठीक। और दूसरी धारा आती है जो कैलिफोर्निया के तट से होकर प्रवाहित होती है, जिसे कहा जाता है कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया करंट। अब आप ध्यान दीजिए, कैलिफोर्निया करंट जो है वो ठंडी जलधारा होगी। ये कैलिफोर्निया करंट जो होगी ये ठंडी जलधारा होगी। ये ठंडी जलधारा क्यों होगी? क्योंकि उच्च अक्षांश से अब निम्न अक्षांश की ओर आ रही है। निम्न अक्षांश का तापमान ज्यादा होता है और इस रीजन का तापमान कम होता है, तो ये ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया करंट क्या हो गई? ठंडी जलधारा है, ठीक। और ये अलास्का जो जा रही है, देखिए निम्न से उच्च की ओर जा रही है, तो ये गर्म जलधारा है। अब अलास्का करंट जब आगे बढ़ती है तो यूएसए और कनाडा, यानी अलास्का, यूएसए का अलास्का पार्ट और कनाडा का ये जो पार्ट है, यहां पर गर्म जलधाराओं का प्रभाव हो जाता है, जिसकी वजह से यहां के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। नहीं तो ये सर्दियों में ये बंदरगाह जमे होने चाहिए, यहाँ का पानी जम जाना चाहिए, बर्फ में बदल जाना चाहिए, लेकिन ये गर्म जलधारा जाके यहाँ का तापमान बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यहाँ बर्फ नहीं बन पाता और यहाँ के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं, ठीक। तो ये आपने देखा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा। अब आप देख रहे हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा एक चक्र बना रही है। सबसे पहले देखिए उत्तरी विषुवत-रेखी धारा, उसके बाद क्यूरोसियो धारा, उसके बाद सुसीमा और क्यूरोसियो एक्सटेंशन प्रसार, क्यूरोसियो एक्सटेंशन या क्यूरोसियो प्रसार, इधर से आई ओयोसियो, दोनों मिल गई, कोहरा वोहरा पड़ा, मछली मारने गए आप, ठीक है। उसके बाद क्यूरोसियो प्रसार का एक पार्ट आगे बढ़ता है, जिसे आप कहते हैं उत्तरी प्रशांत धारा, धार नहीं धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, ठीक। अब ये उत्तरी प्रशांत धारा जब उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र में पहुंचती है, चूंकि वहां हवा ऊपर उठती है, जल स्तर ऊंचा होता है, जल स्तर ऊंचे वाले भाग में पहुंचती है जहां जल स्तर ऊंचा है, जिसकी वजह से दो भागों में बढ़ जाती है। एक आगे बढ़ती है तो जिसे आप अलास्का की धारा कहते हो, और दूसरी जो कैलिफोर्निया के तट के साथ चलती है उसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हो। तो कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जलधारा है, ठीक। यहीं से एक करंट और चलती है, बेरिंग धारा, लेकिन ये एग्जाम में कम पूछा जाता है। बेरिंग जलधारा एग्जाम में यहाँ पे इससे क्वेश्चन कम आता है, तो ध्यान रखिएगा। जितनी भी जलधारा मैं आपको बता रहा हूं वो पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ बेरिंग एक ठंडी जलधारा है, ठीक, ध्रुवों की ओर से आती है, तो ये ठंडी जलधारा हो गई, इसको भी ध्यान रखिएगा, बेरिंग जलधारा। अब आप देखिए एक ये चक्र बन रहा है, ये एक चक्र बन रहा है जिसे आप कहते हो गायर, गायर या हिंदी में जल चक्र। अब इस जल चक्र को देखिए, घड़ी की सुइयों के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? आपको दिख रहा होगा ये घड़ी की सुइयों के अनुकूल है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर का जो गायर बनता है घड़ी की सुइयों के, घड़ी की सुइयों के अनुकूल बनता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है उत्तरी प्रशांत महासागर का जो गायर बनता है या जलचक्र बनता है घड़ी की सुइयों के अनुकूल बनता है।
दूसरी बात यहाँ ये समझना है, जो भी ठंडी जलधारा होगी किसी भी तट से प्रवाहित होगी, वहां एक काम तो वो जरूर करेगी कि वहां का तापमान कम कर देगी। तापमान कम कर देगी तो इस रीजन में वर्षा की संभावना कम हो जाएगी, और वर्षा की संभावना कम होगी तो जिस भी तट से ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी, उसके प्रभाव में उस तट पर, उस तट के पास डेजर्ट पाया जाएगा, मरुस्थल पाया जाएगा। ठीक, तो यहां देखिए कैलिफोर्निया डेजर्ट, सोंडर्न डेजर्ट यहां पाया जाता है। तो ये एक कारण है, ऐसा नहीं पूरा कारण यही है, एक कारण है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। दूसरी बात यहां ये भी समझने वाली है कि कहीं भी ठंडी जलधारा जाएगी तो वो लवणता को कम करेगी, और जहां भी गर्म जलधारा जाएगी वो महासागरीय लवणता को बढ़ाएगी। तो ये जो जलधारा, गर्म जलधारा जा रही है, हर जगह लवणता को बढ़ाएगी, महासागरीय जल लवणता को बढ़ाएगी, ओसनिक सैलिनिटी को बढ़ाएगी, जबकि ठंडी जलधारा महासागरीय लवणता को कम करेगी, सैलिनिटी को क्या करेगी, कम करेगी। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब हम देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को। इसको मैं हटा देता हूं। प्रतिविश्वत रेखी धारा आप समझ ही गए हो। अब देखिए यहां जल स्तर बढ़ा था, आपको बताया था जब दक्षिणी प्रशांत जलधारा आ रही थी, सॉरी साउथ इक्वेटोरियल करंट जब आ रही थी, तो यहां जल स्तर बढ़ा था, एक भाग चला गया था उत्तरी गोलार्ध में, दूसरा भाग जो आया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग पर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग पर चल रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इसे क्या कहते हैं? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब आपको समझ में आ गया होगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो गर्म जलधारा है। अब ये जलधारा जब आगे बढ़ती है तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाले कोरियोलिस बल के कारण ये विक्षेपित हो जाती है। तो इसका एक भाग न्यूजीलैंड के उत्तर से प्रवाहित होने लगता है, और दूसरा भाग ये जाता है। ठीक, दूसरा भाग ऐसे जा रहा है और एक भाग न्यूजीलैंड के उत्तर से। जो न्यूजीलैंड के उत्तर वाला भाग है इसे कहा जाता है दक्षिणी प्रशांत धारा, साउथ पैसिफिक करंट। जैसे उत्तर वाले को नॉर्थ पैसिफिक करंट कहा गया था, उसी तरह से इसे साउथ पैसिफिक करंट कहते, दक्षिणी प्रशांत धारा कहा जाता है। अब जब ये दक्षिणी प्रशांत धारा चली आती है उपध्रुवी निम्न वायुदाब के क्षेत्र में, यानी ये बहती हुई आ रही है, तो यहां मिल जाएगा उसको उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र, और इधर से एक जलधारा चलती है जिसे कहा जाता है पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पछुआ पवन प्रवाह। अब ध्यान रखिएगा, पछुआ पवन लिखा जा रहा है, तो पवन के कारण जो जल गतिमान हुआ उसको भी पछुआ प्रवाह जलधारा ही कहा जाता है। ठीक, अब ये पछुआ प्रवाह जलधारा आ रहा है, इधर से दक्षिणी प्रशांत धारा आ रही है, और ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब के क्षेत्र में पहुंच गई, जहां की मैं पहले ही बताया हूं कि हवा के ऊपर उठने के कारण जल स्तर ऊंचा होता है, और जब जल स्तर ऊंचा होगा तो यहां से जल दोनों ओर जाएगा, जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर में गया था, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो जो उत्तर की ओर जाएगा वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराकर ये आगे बढ़ेगा, और इसी जलधारा को कहा जाता है पेरू की जलधारा, या हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट।
और आपको समझ में आ गया होगा पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट जो है वो ठंडा होगा, क्योंकि ठंडी जलधारा चल रही है, बारिश की संभावना यहां कम होगी और इस रीजन में डेजर्ट पाया जाएगा। अटाकामा का मरुस्थल यहां पर मिलेगा। और कारण क्या बनता है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा एक कारण है, ऐसा नहीं सभी कारण ये इस डेजर्ट का, तो एक कारण ये है। ठीक, अब आप देखिए यहां जो जलधाराओं को देखा आपने, दक्षिणी प्रशांत जलधारा चली व्यापारिक पवनों के प्रभाव में, उसके बाद यहां आके जलस्तर ऊंचा हो गया पापुआ न्यू गिनी के पास, यहां से दो भागों में बट गई, एक तो चली गई क्यूरियोसियो जलधारा के रूप में और दूसरी चली आई जिसे कहा गया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में प्रवाहित हो रही है। इसके बाद जब ये जलधारा आगे बढ़ती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक जलधारा तो है ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट ही है, ये जलधारा जो चल रही है ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ही है। और दूसरी जलधारा जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाले कोरियोलिस बल से प्रभावित होकर एक जलधारा ये निकल गई जिसे कहा गया दक्षिणी प्रशांत जलधारा। तो यहां तक ये गर्म जलधारा है, यहां तक ये यहां चली और यहां तक ये क्या हो गया? गर्म जलधारा। इसके बाद ये पहुंच गई उपध्रुवी निम्न अक्षांश के क्षेत्र में, यहां पर जलस्तर ऊपर, यहां से ये दो भागों में विभाजित हो गई। जलस्तर ऊपर है तो दोनों ओर ढाल होगा ना, ऐसे जलस्तर ऊपर होगा तो इधर भी जल जाएगा इधर भी जल जाएगा, तो दोनों ओर गई। इधर की कहानी से मतलब नहीं है। ये जल आगे बढ़ा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराया और पेरू की जलधारा कहलाया या हम्बोल्ट की जलधारा कहलाया और ये ठंडी जलधारा है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दक्षिणी प्रशांत महासागर का ये जो जल चक्र है, ये जो जल चक्र एक चक्र बन रहा है, पहिया बन रहा है, जल चक्र बन रहा है जिसे आप गायर कहते हो, ये जो जल चक्र है गायर या जल चक्र, आप बताइए ये कैसा है? घड़ी की सुइयों के अनुकूल या घड़ी की सुइयों के विपरीत? तो ध्यान रखिए कैसा होगा, घड़ी की सुइयों के विपरीत है। घड़ी की सुइयों के विपरीत है। इसका मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो गायर है घड़ी की सुइयों के विपरीत है, जबकि उत्तरी प्रशांत महासागर का जो गायर है घड़ी की सुइयों के अनुकूल है। ठीक, ये बात आप लोग समझ में आ गए। साथ में इसके मैं कुछ प्रभाव को भी आपको बता दिया हूं, क्या कहां प्रभाव पड़ता है। अब जहां भी गर्म जलधारा चलेगी यहां पर तापमान अधिक होगा गर्म जलधारा के कारण, और यहां पर वायु में नमी होगी, हवा ऊपर उठेगी, बारिश कराएगा। तो जहां भी गर्म जलधारा होगी उसके तट पर बारिश की संभावना बनेगी, जहां भी ठंडी जलधारा होगी वहां पर बारिश संभावना नहीं होगी। जहां भी गर्म जलधारा होगी वहां लवणता वो बढ़ाएगी, जहां भी ठंडी जलधारा होगी वहां लवणता कम होगा। ठीक, जहां ठंडी जलधारा होगी वहां डिजर्ट पाया जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया। तो आशा है कि ये प्रशांत महासागरीय जलधाराओं को आप आसानी से समझ गए होंगे, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो ढेर सारी चीजें मौजूद हैं यूट्यूब पे। तो ये क्लास आपको समझ में आई होगी। लगभग मैं आपको 15-16 जलधाराओं के नाम बता दिया प्रशांत महासागर में ही। उसके बाद अगली क्लास में हम मिलेंगे अटलांटिक महासागर के साथ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास मैं समाप्त करता हूं। लेकिन अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकूं और मेरी जो मेहनत है वो सार्थक हो सके। जय हिंद।